लास्ट क्लास पे कहाँ तक किया था? कल कल किया था अ, ये जो इमिग्रेशन, और लास्ट टॉपिक कहाँ तक छोड़ा था? आई थिंक रिप्रोडक्टिव फिटनेस तक छोड़ा था, है ना? सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक से, विच इज एक्चुअली द ग्रोथ मॉडल्स। ठीक है, तो ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं? दो टाइप के ग्रोथ मॉडल्स होते हैं। सबसे फर्स्ट जो ग्रोथ मॉडल होता है, दैट इज एक्चुअली योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एंड द अदर इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सपोज सबसे पहले तो ये एक अगर आज के टाइम की बात करें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व सेज कि जो ये कर्व को ऑर्गेनिजम्स फॉलो करेंगे, दोज एनिमल्स दे लिव इन एन एरिया जहाँ पे जो रिसोर्सेज है दे आर एक्चुअली अबंडेंट, मतलब द रिसोर्सेज दे आर एक्चुअली नेवर एंडिंग। एंड रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली जो मेन रिसोर्सेज सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है वो क्या है? मेजरली सबसे पहले तो दैट इज फूड, it is shelter, and the partners for the mating. So these are the major requirements for any organism to survive. ठीक है, तो जो भी organisms इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को फॉलो करेंगे, दे एक्चुअली से दे फॉलो दिस कर्व बिकॉज उन उस एरिया में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है दे आर नेवर एंडिंग। ठीक है, सो दिस कर्व शोज वेन food and space for a population they are unlimited. ठीक है, so each species has the ability to realize fully its inherited potential to grow. मतलब सपोज एक एरिया में कैट की पॉपुलेशन प्रेजेंट है, तो कैट की पॉपुलेशन या डॉग की पॉपुलेशन के लिए सपोज अबंडेंट फूड सप्लाई इज प्रेजेंट, बोथ ऑफ देम दे आर कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स। या लाइन की पॉपुलेशन, टाइगर, किसी भी स्पीशीज की हम बात कर सकते हैं। सो अगर उस पर्टिकुलर एरिया में फूड एंड स्पेस का जो प्रॉब्लम है दैट इज अनलिमिटेड, बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में फूड एंड स्पेस इज एक्चुअली अवेलेबल, तो हर स्पीशीज क्या करेगी? मैक्सिमम ग्रो करेगी। मैक्सिमम ग्रो क्यों करेगी? बिकॉज डार्विन ने जैसे कहा था कि हर स्पीशीज एक अंडरगोज नेचुरल सिलेक्शन, बिकॉज जो एनवायरमेंट है उसमें फूड एंड रिसोर्सेज दे आर लिमिटेड। बट इस ग्रोथ कर्व में बोल रहा है कि द रिसोर्सेज दे आर अनलिमिटेड, मतलब जब अनलिमिटेड है कुछ भी, तो ऑब्वियसली वी कैन अज्यूम कि किसी स्पीशीज की ग्रोथ कैसे इंक्रीज करेगी? इट विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, सो इस ग्रोथ कर्व को, इक्वेशन को शो करने के लिए एक इक्वेशन दी गई है विच इज नोन एज dn by dt इक्वल्स टू rn। dn by dt मीन्स कि विद टाइम उस स्पीशीज की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी इंक्रीज हुई है। ठीक है, so dn by dt is equal to Rn, and R here stands for the intrinsic rate of natural increase. Intrinsic rate of natural increase मतलब simple सा चीज है। Intrinsic rate of natural increase includes the birth rate minus the death rate। ठीक है, मतलब कि सपोज एक ईयर में, एक पूरे साल में उस स्पीशीज के मेंबर्स में के बीच में बर्थ रेट और डेथ रेट का कितना डिफरेंस है, that is known as the intrinsic rate of natural increase. If R is greater than zero, अगर R greater than zero है, that means the population is continuously increasing. For example, इंडिया की population में क्या है कि जो R है वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, इफ आर बिकम्स इक्वल टू जीरो दैट मीन्स द स्टेबल पॉपुलेशन इज देयर, एंड इफ आर इज लेस देन जीरो तो मतलब पॉपुलेशन इज डिक्लाइन। ठीक है, तो ये कर्व किस टाइप का, ये जो ग्रोथ कर्व है, व्हाट टाइप ऑफ कर्व इट विल शो? इट विल एक्चुअली शो अ जे शेप्ड कर्व। जे शेप्ड कर्व क्यों शो करेगा? तो हाउ डू वी एक्चुअली plot this curve? This y-axis पे we'll take the population density, and on the x-axis we'll take the time. ठीक है, so अब यहाँ पे suppose initially इस population के या species के members यहाँ पे present हैं, जब resources को उन्होंने when they have just started using the resources। ठीक है, तो जैसे जैसे resources को use करते जा रहे हैं, because resources unlimited है, कोई उनमें कोई भी नहीं है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। सो द रिसोर्सेज दे आर अनलिमिटेड, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होगी? दे विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एंड वो इंक्रीज होते जाएगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाई द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इट एक्चुअली शोज अ जे शेप्ड कर्व।
ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ मॉडल का क्वेश्चन हमेशा 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 आता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा। और कोई क्वेश्चन आए या नहीं आए इस चैप्टर में से, एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ मॉडल्स पे हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें ये कर्व कैसा शो करेगा, इट विल बी अ जे शेप्ड कर्व। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल वी ऑल हैव सीन कि जैसे ही रेनी सीजन अप्रोच करता है, वी हैव सीन जो ये मे फ्लाइज होती है, जो हाउस फ्लाइज होती हैं, या कुछ जो इंसेक्ट्स होता है, उनका नंबर ऑल ऑफ अ सडन बहुत इंक्रीज होता है। जैसे हाउस फ्लाइज का नंबर अराउंड द रेनी सीजन, थोड़ा सा पहले एंड थोड़ा सा रेनी सीजन के बाद तक हाउस फ्लाइज का नंबर जो होता है वो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। बाकी के पूरे ईयर में इतना नहीं होता जितना वो रेनी सीजन के पास में होता है। सो बेसिकली इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को कौन से ऑर्गेनिजम्स फॉलो करेंगे? सो ऑल द ऑर्गेनिज्म और बेसिकली द इंसेक्ट्स एंड द प्लांट्स दैट लिव फॉर अ सिंगल ईयर। मतलब जैसे मे फ्लाई है, मे फ्लाई तो एक दिन में ही मर जाती है, उसका लाइफ स्पैन सिर्फ 1 डे है। पर जैसे कोई और भी इंसेक्ट्स हैं जो एक जिनका लाइफ स्पैन इज ओनली विच इज ओनली 1 ईयर, मतलब एक साल ही उनका टोटल लाइफ स्पैन होता है। एंड अब जब एक साल ही उनका टोटल लाइफ स्पैन है तो ऑब्वियसली व्हाट विल दे ट्राई टू डू कि दैट कि बिफोर dying they should leave their progeny so that their generation keeps on surviving। ठीक है, so क्या होगा? All the insects and the plants which live for a single year and they reproduce once before dying, they are the examples of this growth। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला रेनी सीजन में कुछ इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन ऑल ऑफ अ सडन बहुत इंक्रीज कर जाता है। वो इंक्रीज इसलिए कर जाता है बिकॉज क्योंकि उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो एक साल का ही होता है। ठीक है, एंड जो रेनी सीजन होता है दैट इज एक्चुअली देयर ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन क्यों होता है? बिकॉज रेन्स होती हैं तो देयर इज abundant vegetation, abundant vegetation है तो abundant food supply is there, and abundant food supply की वजह से their population just increases and किस मैनर में इंक्रीज करेगी? एक्सपोनेंशियल मैनर में। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल मैनर में जब इंक्रीज करेगी तो दे विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग। सो ये उस चीज का एक्चुअल में एग्जाम्पल है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। जो सेकेंड कर्व आता है दैट इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या बोलता है? इट इज एक्चुअली रियलिटी सिचुएशन ये होती है, दिस इज एन आइडियल सिचुएशन मतलब, बट रियलिटी में दिस सिचुएशन एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। बिकॉज वाई डजंट इट एग्जिस्ट? बिकॉज वी नो नेचर ने कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई है जो कि अनलिमिटेड है। एक हर एक चीज का एक पर्टिकुलर लिमिट है, हर एक चीज का पर्टिकुलर क्वांटिटी डिसाइडेड है। ऐसा नहीं है कि जो फूड के सप्लाईज है या जो रिसोर्सेज के सप्लाईज है दे आर नेवर एंडिंग, वन डे दे हैव टू गेट फिनिश क्यों होंगे? बिकॉज ऑब्वियसली जब एक स्पीशीज के मेंबर्स प्रेजेंट हैं, अबंडेंट फूड सप्लाई में प्रेजेंट है, जब वो फूड सप्लाईज को या रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। एंड जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो मतलब मेंबर्स इंक्रीज होंगे, एंड व्हेन द मेंबर्स आर गोइंग टू इंक्रीज तो और ज्यादा फूड रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होंगे। तो एक ना एक दिन आके तो दोज फूड रिसोर्सेज दे एक्चुअली हैव टू गेट फिनिश। तो उस केस में क्या होगा कि पॉपुलेशन आके एक स्टेडी फेज पे आ जाती है, मतलब उसके बाद कोई ग्रोथ एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। तो उस कर्व को हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, सो रियल ये दिस कर्व एक्चुअली टॉक्स अबाउट द रियलिटी। In nature, a given habitat has the resources to support a certain number of individuals. Exactly जो डार्विन ने बोला था नेचुरल सिलेक्शन में कि इस नेचर में, इस एनवायरमेंट में ओनली दोज इंडिविजुअल्स विल सर्वाइव जो कि नेचर की या एनवायरमेंट की जो सिचुएशंस हैं उनको सबसे बेस्ट तरह से फेस कर सके। एंड जो उनको फेस कर सकता है बेस्ट तरह से, only those individuals they will be favored by the nature and carried on to the next generation। ठीक है, so the nature in nature a given habitat has limited resources to support a certain number of individuals of a population beyond which no further growth is possible। जैसे मैंने बोला एक एरिया में किसी भी कोई भी स्पीशीज की पॉपुलेशन प्रेजेंट है, कोई भी बर्ड्स की पॉपुलेशन प्रेजेंट है, तो अब वो जो उस एरिया में एक ट्री प्रेजेंट है तो उसमें अबंडेंट फूड ग्रेन्स, फूड वेजिटेशन प्रेजेंट है, ग्रेन्स प्रेजेंट है। तो बर्ड्स तो वो जो बर्ड की पॉपुलेशन है वो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे है, यहाँ पे तो वो चलो पॉपुलेशन इंक्रीज होते जाएगी।
यहाँ तक पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है, यहाँ तक कौन सा कर्व शो कर रहा है, वो एक्सपोनेंशियल कर्व। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया कि जो उस ट्री के ऊपर फूड ग्रेन्स या जो फ्रूट्स प्रेजेंट थे वो फ्रूट्स खत्म हो गए, क्योंकि पॉपुलेशन जब फ्लरिश होना स्टार्ट हुई तो मेंबर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हुए, जब मेंबर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हुए तो फूड रिसोर्सेज जल्दी खत्म होने लगे। तो जब जल्दी खत्म होने लगे तो फूड रिसोर्सेज, तो एक दिन ऐसा आया कि जब सारे फूड रिसोर्सेज खत्म हो गए, एंड जब सारे फूड रिसोर्सेज खत्म हो गए तो ऑब्वियसली वी नो कि पॉपुलेशन का उसके बाद एकदम मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कभी नहीं शो करेगी। फिर क्या होगा, पॉपुलेशन एक स्टेडी फेज पे आ जाएगी। स्टेडी फेज मतलब कि ना बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी ना बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगी। वाई? बिकॉज यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमिनन आएगा। जो भी इंडिविजुअल्स अपने अंदर कुछ ऐसे फेवरेबल अडेप्टेशंस लेके आ सकेंगे, ऐसे फेवरेबल चेंजेस लेके आ सकेंगे जिससे वो नेचर के इस प्रॉब्लम को फेस कर सके, ओनली दोज इंडिविजुअल्स विल बी सर्वाइव, ओनली दोज बर्ड्स विल सर्वाइव, एंड द रेस्ट ऑफ द बर्ड पॉपुलेशन मेंबर्स दे विल एक्चुअली डाई। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे फूड रिसोर्सेज अबंडेंट थे, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ने इंक्रीज करना स्टार्ट किया, और इस पॉइंट पे आके फूड रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो जब फूड रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए तो पॉपुलेशन का कर्व जो है वो एकदम एक स्टेडी हो गया, एकदम फ्लैट हो गया। तो वो फ्लैट किस बेसिस पे हुआ, मतलब कोई तो ऐसी एनवायरमेंट में चीज प्रेजेंट है जिसने पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर एक चेक लगा रखा है। चेक मतलब कि नेचर ने ऐसा कुछ क्रिएट कर रखा है जिससे कि कोई भी स्पीशीज की पॉपुलेशन एक्सेसिवली इंक्रीज ना करे। नेचर ने अपने आप ही एक पॉपुलेशन चेक लगा रखा है। वो चेक क्या है? द लिमिटेड सप्लाई ऑफ द फूड रिसोर्सेज एंड स्पेस। ठीक है, तो ये जब आके फ्लैट होता है जिस जगह पे जाके, वो एक उस पॉइंट को हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज द कैरिंग कैपेसिटी। So this dotted line is actually the k minus n by k, एंड यहाँ पे k एक्चुअली स्टैंड्स फॉर द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी एक्चुअली मीन्स कि हर नेचर के पास हर पॉपुलेशन को सरवाइव करने के लिए कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब वो लिमिटेड रिसोर्सेज नेचर के पास खत्म हो जाते हैं तो पॉपुलेशन इट कम्स इन अ स्टेडी स्टेट which is known as the carrying capacity। carrying capacity किसकी? carrying capacity of the nature, मतलब नेचर एक लिमिट तक ही पॉपुलेशन के मेंबर्स को टॉलरेट कर सकती है। अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो नेचर वोंट बी एबल टू टॉलरेट दैट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर ने कौन सा रियलिटी चेक लगाया हुआ है? दिस रियलिटी चेक इज नोन एज द कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, सो इस वाले इक्वेशन में तो हमने बोला था कि व्हाट इज द इक्वेशन, ग्रोथ इक्वेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल कर्व, दैट इज एक्चुअली dn by dt is equal to rn, and r हमने यहाँ पे बोला था r is equal to birth rate minus the death rate which is known as the intrinsic rate of natural increase। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? लॉजिस्टिक ग्रोथ है। सबसे पहले इसके कर्व की शेप कैसे होगी? पहले तो ये जे शेप्ड कर्व था यहाँ तक, एग्जैक्टली लाइक दिस, बट इसके बाद में क्या हुआ? सब रिसोर्सेज खत्म हो गए, सो ये एकदम स्टेडी फेज पे आ गया। ठीक है, so that is why the equation for this particular type of curve is known as dn by dt is equal to rn k minus n by k। R again सेम चीज है, R which is the intrinsic rate of natural increase, and यहाँ पे जो K है that is the carrying capacity, और N तो आपको पता ही है, N is the population density। ठीक है, so N is the population density, and this curve is also known as the Verhulst logistic curve। सो नेचर में प्रैक्टिकली जो कर्व पॉसिबल है एंड जो कर्व एग्जिस्ट करता है, दैट इज एक्चुअली दिस लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। दिस वाज एक्चुअली गिवन बाय द साइंटिस्ट पर्ल वर्लहर्स्ट, इसीलिए दिस कर्व इज आल्सो नोन एज द वर्लहर्स्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, सो ये दोनों के बहुत बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये दोनों ग्राफ को एक में ही प्लॉट कर देते हैं, एंड यू कैन बी आस्क्ड कि कौन सा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है एंड विच वन इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। सो सिंपल सी चीज है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होगा दैट विल बी जे शेप्ड कर्व एंड द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व विल बी अ सिग्मोइड कर्व। सो दोनों की इक्वेशंस अच्छे से याद होनी चाहिए, विच इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की इक्वेशन क्या है? dn by dt is equal to rn, where r is the birth rate minus the death rate,
एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की क्या इक्वेशन होगी, dn by dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाय के। ठीक है, dn by dt क्या शो कर रहा है कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन। समझ में आया? ओके, इसको नोट कर लो फटाफट।
जो next topic is that is the population interactions. Population interactions means कि on this entire earth there's not even a single habitat जहाँ पे एक सिर्फ सिंगल स्पीशीज प्रेजेंट हो, ठीक है। किसी भी स्पीशीज को सरवाइव करने के लिए मिनिमम it requires one other species. Why? Because it should have some other species at least to feed upon, ठीक है। No matter it can be a plant species or it can be an animal species, ठीक है। So on this earth no habitat is inhabited by a single species. So on this earth nature has devised everything in such a way that the species, they all the species, they live together and show certain kind of interactions, okay? And what are those interactions? There can be various interactions, like they can be for the purpose of food, they can be for the purpose of shelter, or they can be for the purpose of mating, okay? So various population interactions in are mentioned. सबसे पहला जो इंटरेक्शन आता है दैट इज द प्रेडेशन। प्रेडेटर, ये सभी ने सुना, एक प्रेडेटर होता है और एक प्रे होता है। सो व्हाट इज this predation? So predation is actually a kind of population interaction. So how do we actually define predation? Predation is an interaction between the members of two species. So याद क्या रखना है कि इसमें two separate species are involved. सिर्फ एक ही स्पीशीज के मेंबर्स ऑब्वियसली इन्वॉल्व नहीं है, टू सेपरेट स्पीशीज आर इन्वॉल्व. सो इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ टू स्पीशीज in which members of one species they capture, kill and eat up the members of the other species, ठीक है। जो species कैप्चर करता है, किल करता है एंड ईट करता है, दैट स्पीशीज द प्रेडेटर। एंड जो कंज्यूम होता है, जिसको प्रेडेटर खाता है, दैट स्पीशीज इज द प्रे। सो देर आर टू थिंग्स प्रेडेशन में, वन इज द प्रेडेटर एंड द अदर इज द प्रे, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल है, मोस्ट ऑफ द प्रेडेटर्स दे आर एक्चुअली एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, दे ईट अप द अदर एनिमल्स. सिमिलरली हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक द cows, goats, cattle, ये सब कुछ they are the herbivorous animals. Herbivorous animals भी predators हैं. Why are they the predators? Because herbivorous animals they are feeding upon the plants, they are feeding upon the vegetation, ठीक है। तो इसमें predator कौन हो गया? Herbivorous animals they are the predators and prey कौन हो गया? जो plant species जिसको ये consume कर रहे हैं. So that is actually the prey species, ठीक है। अगर सिंपल बेसिक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने बोला प्रेडेटर्स दे आर मोस्टली एनिमल्स. इफ वी टॉक अबाउट अ वेरी सिंपल बेसिक एग्जाम्पल कि कौन प्रेडेटर है कौन प्रे है, फॉर एग्जाम्पल लाइक टाइगर्स दे फीड अपॉन द डियर. सो टाइगर एंड डियर के अंदर प्रेडेटर कौन है? प्रेडेटर इज द टाइगर and deer is the prey. Another example, the frogs they feed upon the insects. So in this, frogs they are the predators and insects they are actually the prey. Similarly, snakes they feed upon the rats. तो snakes क्या हो गया? Predators and rat क्या हो गया? Prey. तो ये टाइप ऑफ इंटरैक्शन क्या हो गया? इसमें बेनिफिट कौन सी स्पीशीज को हो रहा है? प्रेडेटर को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन लॉस कौन सी स्पीशीज को हो रहा है? लॉस हो रहा है प्रे को. सो इस टाइप ऑफ इंटरैक्शन को हम कैसे शो करते हैं? वी शो दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन बाय प्लस एंड माइनस. प्लस एंड माइनस का मतलब क्या है कि जो एक स्पीशीज है उसको तो इस इंटरैक्शन से बेनिफिट हो रहा है, तो बेनिफिट होगा तो उसके लिए हम प्लस साइन लगाएंगे, एंड जो दूसरी स्पीशीज है उसको इस इंटरैक्शन से लॉस हो रहा है, सो फॉर दैट वील पुट अ नेगेटिव साइन, ठीक है। सो इसमें बेनिफिट कौन सी स्पीशीज को हो रहा है? सिर्फ बेनिफिट हो रहा है प्रेडेटर स्पीशीज को, एंड लॉस हो रहा है कौन सी स्पीशीज को? लॉस हो रहा है प्रे स्पीशीज को, ठीक है। सो वी दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन कैन बी शोन बाय प्लस एंड माइनस, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि प्रेडेटर. अच्छा, एक चीज और होती है कि जो प्रे की पॉपुलेशन है जनरली नेचर में इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रेडेटर स्पीशीज. ऐसा क्यों? बिकॉज प्रे की अगर प्रेडेटर की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी प्रे से, फॉर एग्जाम्पल अगर एक टाइगर डियर के ऊपर फीड कर रहा है, तो अगर सपोज सबको पता है टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत कम होती है, ठीक है। तो अगर टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज कर गई, बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ गई, तो ऐसे तो अर्थ पे कोई भी स्पीशीज
ही नहीं बचेगी। एंड एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि टाइगर्स जिस पर्टिकुलर, बिकॉज टाइगर्स आर द कार्निवोरस एनिमल्स, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ पे सारे कार्निवोरस एनिमल्स दे विल बी फिनिश्ड, एंड टाइगर्स के पास फीड करने के लिए कोई भी स्पीशीज नहीं बचेगी, एंड इवेंचुअली दे हैव टू डाई। तो बेसिकली नेचर ने क्या किया है, हर चीज हर तरह से एक बैलेंस क्रिएट करने का ट्राई किया है। एंड हाउ इज दैट बैलेंस क्रिएटेड, इसीलिए द प्रे पॉपुलेशन इज ऑलवेज ग्रेटर इन नंबर दैन द प्रेडेटर पॉपुलेशन। इसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन ये है कि so that the predator population can feed upon the prey population, क्योंकि prey की population ज्यादा है, so that the predators they can feed upon the prey, and एक balance nature में एक balance create हुआ रहे। because अगर predator suppose prey का population है, suppose we talk about the snakes and the rat, अगर rat का population which is the prey, तो rat का population अगर suppose increase करता जाए इसको feed करने के लिए, जिसका predator है वो snake exist ही ना करे, तो what will happen कि जो rat का population है बहुत excessively increase कर जाएगा, and rat अगर बहुत excessively increase कर गया, so we already know कि what kind of possible dangers it can create for the human population or even for the other species, ठीक है। So it is very important, nature has created a balance in each and every thing in a very beautiful way, ठीक है। So the snakes which are the predators, and the rats they are the prey, so the population of prey is always slightly greater than the predator species, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि predators they actually feed upon the prey, but अगर प्रेडेटर्स ऐसे ही प्रे पे फीड करते रहेंगे तो प्रे की पॉपुलेशन भी ऐसे ही एकदम मतलब खत्म हो जाएगी। कुछ तो ऐसे वेज होने चाहिए प्रे स्पीशीज के पास भी जिससे वो खुद को डिफेंड कर सके। सो देयर शुड बी सर्टेन adaptations which should be present in the prey species through which they can prevent themselves from the predators at least to a certain extent, ठीक है। तो सबसे पहले we talk about the plants। अब प्लांट्स में हमको पता है बहुत सारी मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। थॉर्न्स एंड स्पाइन्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द कैक्टस प्लांट, ठीक है। तो कैक्टस प्लांट में थॉर्न्स एंड स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, उससे क्या होगा कि सबसे पहले तो दे आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। ऑब्वियसली किसी कोई प्लांट के ऊपर सपोज कोई हर्बीवोर फीड करने आता है, तो जब उसके ऊपर फीड करेगा, सो दीज थॉर्न्स एंड स्पाइन्स दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू cause a harm to the predator or to the herbivore. So when it will cause a damage to the herbivore, so obviously जब वो next time उस plant के ऊपर feed करने के लिए आएगा, it will have that thing in mind कि I will get hurt by this, ठीक है। So the thorns and spines are basically a means of protective structure for the plants to protect themselves from the predator, and predator generally कौन है इसमें, herbivores, ठीक है। Second adaptation क्या हो सकती है, many plants they produce and store chemicals that make the herbivore sick when eaten, और क्या कर सकता है, inhibit its feeding और digestion और even kill it, ठीक है। बहुत से plants क्या करते हैं, बहुत से plants क्या, जैसे कभी कोई herbivore उसके ऊपर plant के ऊपर feed करने के लिए आता है, तो दे स्टार्ट रिलीजिंग सर्टेन सिक्रीशंस फ्रॉम देम, एंड वो सिक्रीशंस कैसे होते हैं, वो सिक्रीशंस ऐसे होते हैं कि उनके अंदर वेरी irritating chemicals are present. So whenever the herbivore tries to feed upon such kind of plants, so those chemicals enter the herbivore's body, and उसके वजह से herbivore can actually get sick, उसके लिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, और एट द मैक्स अगर बहुत सीवियर केमिकल्स हैं तो दैट कैन ऑल्सो किल दैट हर्बीवोर, ठीक है। एक इसमें कॉमन एग्जांपल है जैसे कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस एक एक्चुअली एक प्लांट है जो एक प्रोड्यूसेस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। वो एक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मतलब क्या करता है कि अगर कोई भी हर्बीवोर ट्राई करता है कैलोट्रोपिस प्लांट के ऊपर फीड करने का, तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो डायरेक्टली उस हर्बीवोर के हार्ट रीजन पे, मतलब जो बहुत एसेंशियल ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स पे जाके अफेक्ट करता है। मेजरली इट अफेक्ट्स द हार्ट रीजन, इसीलिए दे आर नोन एज कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। इसीलिए वी नेवर सी एनी ग्रेजिंग एनिमल लाइक द कैटल और द गोट्स जो इनके ऊपर ग्रेज करते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दीज आर अ फ्यू अडेप्टेशंस व्हिच हैव बीन
created by the plant to prevent themselves from the predators. Similarly, animals में भी ऐसी कुछ adaptations होती हैं. For example, there are some species of insects and frogs जो कि कैसे होते हैं, they are actually cryptically colored. Colored मतलब they are actually camouflaged. ठीक है, तो वो camouflage जो होती हैं तो मतलब कि वो अपने आप को environment के अंदर क्या कर लेते हैं, they can easily blend themselves in the environment. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक फ्रॉग की चलो कुछ स्पीशीज होती हैं. कैमिलियन भी हमने देखा है. कैमिलियन क्या करता है, अगर किसी क्या नाम है, अगर किसी लीफ पे प्रेजेंट है या किसी प्लांट के किसी ग्रीन रीजन पे प्रेजेंट है, तो हाउ डज इट एक्चुअली कैमोफ्लेज इटसेल्फ, इट चेंजेस इट्स कलर टू द ग्रीन. एंड अगर कहीं पे किसी ट्री ट्रंक पे प्रेजेंट है या कहीं बैकग्राउंड में प्रेजेंट है जो ब्राउन कलर, तो वो अपना कलर कैसे चेंज कर लेता है, ब्राउन कलर का कर लेता है. तो बेसिकली इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज करना. सो देर आर सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि they can actually blend themselves into the background. ठीक है, and again this is an adaptation to prevent themselves from being detected by the predator. ठीक है, इसी में एक जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई क्या करती है, एक बटरफ्लाई की स्पीशीज है जिसको हम बोलते हैं मोनार्च बटरफ्लाई. सो व्हाट डज दिस मोनार्च बटरफ्लाई एक्चुअली डू, दिस मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर. हाईली डिस्टेस्टफुल मतलब कोई भी प्रेडेटर जो बेसिकली एक बर्ड होता है, व्हेनेवर अ बर्ड ट्राइज टू फीड अपॉन दिस मोनार्च बटरफ्लाई, तो इसका टेस्ट जो होता है बहुत बहुत ही ज्यादा गंदा होता है. इट इज हाईली डिस्टेस्टफुल. सो व्हेनेवर अ बर्ड स्पीशीज ट्राइज टू फीड अपॉन द मोनार्च बटरफ्लाई, तो द बर्ड विल इमीडिएटली डाई और इट विल हैव मतलब वेरी बहुत इसका कंडीशन बहुत सीवियर हो जाएगा. ठीक है, एंड वो सीवियर कंडीशन क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ अ सर्टेन स्पेशल केमिकल विच इज प्रेजेंट in the body of the monarch butterfly. ठीक है, and ये जो chemical होता है, this chemical is actually acquired by the butterfly during its caterpillar stage. So these are the few adaptations which have been evolved or adapted by the plants and the animals to stop themselves from being detected by the predators. ठीक है, so you can write it down. Next फिर हम करेंगे, that is your parasitism.
जो नेक्स्ट टाइप का इंटरेक्शन है दैट इज द पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि अगेन ये प्लस माइनस काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। प्लस माइनस कैसे कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट स्पीशीज। अगेन टू डिफरेंट स्पीशीज आर इन्वॉल्व। जितने भी पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हैं इनमें टू डिफरेंट स्पीशीज दे आर इन्वॉल्व। सो पैरासिटिज्म में क्या होगा, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन two living organisms of different species in which one organism which is called parasite, it obtains its food directly from the another living organism known as host. Predator predation में तो क्या हो रहा था कि एक predator था और एक prey था। जो predator kill करता था, kill करके eat करता था prey species को। but parasitism मतलब कि जो पैरासाइट है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है होस्ट के ऊपर, होस्ट की बॉडी के ऊपर अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए या अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, सो द पैरासाइट इट एक्चुअली स्पेंड्स अ पार्ट और होल ऑफ इट्स लाइफ इन द बॉडी ऑफ होस्ट। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आते हैं प्लैटीहेलमिंथीज। तो व्हेन वी वर डूइंग प्लैटीहेलमिंथीज एनिमल किंगडम में क्या होता है कि जो प्लैटीहेलमिंथीज हैं जैसे कि फ्लूक्स हो गए या टेपवर्म हो गए, ये सभी के सभी जो प्लैटीहेलमिंथीज के मेंबर्स होते हैं दे आर एक्चुअली पैरासाइट्स ऑन अ होस्ट। किसी भी होस्ट के बॉडी पे दे आर एक्चुअली पैरासाइट। तो ये पैरासाइट्स या तो एक लाइफ अपने पूरे लाइफ साइकिल के एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए उनके ऊपर पैरासाइट्स होते हैं या फिर कंप्लीट लाइफ साइकिल के लिए दे आर एक्चुअली द पैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में भी देयर इज अ पैरासाइट विच इज प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल द ई कोलाई बैक्टीरिया। The E. coli bacteria, it is actually present in the gut of our body, alimentary canal of our body. So, but the E. coli bacteria, it is actually it is not harmful for us, not harmful for us. Harmful क्यों नहीं है? Rather, it is beneficial. Beneficial कैसे है? कि जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो हेल्प करता है हमें सिंथेसाइज करने में विटामिन B12 को। एंड इन ऑन दी अदर हैंड हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी बॉडी उसको एक जगह, एक शेल्टर प्रोवाइड कर रही है टू स्टे। ठीक है, सो जो अगेन इकोलाई इज ऑल्सो अ पैरासाइट, बट जो पैरासाइट है दैट इज नॉट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। सो पैरासाइट और होस्ट के बीच का रिलेशनशिप कैसे होगा कि it is always one, the parasite always spends either a small part or its entire life cycle in the body of the host. ठीक है, so the types of the parasites कितने types के हो सकते हैं? ectoparasites and endoparasites. ecto means बाहर and endo means inside. So ectoparasites वो होंगे जो होस्ट के बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंड एंडोपैरासाइट्स वो होंगे जो होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। एक्टो जो बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे एंड एंडोपैरासाइट्स विल बी द वन जो होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट्स कैन बी, ये क्या क्या कर सकते हैं? दे कैन हेल्प सक द ब्लड। जैसे जो हमारे हेड में जो फ्ली वो हो जाती है, हेड लाइस हो जाती है। हेड लाइस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस एक्टोपैरासाइट। ये क्या करती है, जिसको मैंने सकिंग लाइस लिखा है, इट हेल्प्स इन, हेल्प क्या करती है मतलब, सॉरी, इट सक्स द ब्लड फ्रॉम अ स्कैल्प। और फ्लीज भी होती हैं, जो फ्लीज होती है दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टोपैरासाइट्स। प्लांट्स के केस में एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एफिड्स का। एफिड्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन, मतलब दे बेसिकली सक द जूस, प्लांट सैप जो होता है प्लांट्स का, प्लांट जूस को उसको सक करते हैं। ठीक है, एंडोपैरासाइट्स क्या करते हैं? दे कैन बी इंट्रासेल्यूलर, जनरली दे आर इंट्रासेल्यूलर, मतलब मलेरियल पैरासाइट। फॉर एग्जांपल जो मलेरियल पैरासाइट कौन होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रासेल्यूलर एंडोपैरासाइट। या फिर एंडोपैरासाइट्स दे कैन बी प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड एग्जांपल ट्रिपैनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। या फिर these endoparasites they can be present in our alimentary canal, for example the Ascaris. ठीक है, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ एक्टोपैरासाइट्स एंड द एंडोपैरासाइट्स। हाइपर पैरासाइट कौन होते हैं? हाइपर पैरासाइट इज द पैरासाइट विच लिव्स ऑन द अनदर पैरासाइट। मतलब एक पैरासाइट जो दूसरे पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट है उसको हाइपर पैरासाइट बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरियम की स्पीशीज है विच इज नोन एज येरसीनिया पेस्टिस। So this Yersinia pestis is a hyper parasite on a rat flea. Rat flea which is Xenopsilla. Xenopsilla की species है. So Yersinia pestis bacteria is a hyper parasite on the Xenopsilla rat flea
जो और फर्दर ये जो रैट फ्ली है वो किसके ऊपर पैरासाइट है? इट इज द पैरासाइट ऑन रैट. तो इसमें हाइपर पैरासाइट कौन हुआ? दिस बैक्टीरियम विच इज द yersinia pestis. yersinia pestis पैरासाइट है कौन से पैरासाइट के ऊपर? ऑन दिस रैट फ्ली विच इज द Xenophila. ठीक है. एंड जो थर्ड कैटेगरी आती है इसमें पैरासिटिज्म में, दैट इज एक्चुअली द ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर. ब्रूड पैरासिटिज्म, सबसे पहले तो व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म? इसमें क्या होता है, एक ये जनरली बर्ड्स में मिलता है. सो इन दिस जो पैरासिटिक बर्ड होता है, दैट पैरासिटिक बर्ड इट एक्चुअली लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट. ठीक है. होस्ट के नेस्ट में अपने एग्स ले करता है एंड द होस्ट इंक्यूबेट्स देम. होस्ट उनको इंक्यूबेट क्यों करता है? सबसे पहले ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन एक अडेप्टेशन एवोल्यूशन हुआ है. एवोल्यूशन क्या हुआ है? पैरासिटिक बर्ड ने एवोल्यूशन शो किया है. कैसा एवोल्यूशन? कि जो पैरासिटिक बर्ड है वो उसने अपने एग्स को रिजेंबल करवाया है होस्ट एग से. किस चीज में? इन साइज एंड कलर. And why is this modification made, or why has been this adaptation done? To reduce the chances of detection of parasitic birds eggs by the host and removing from the nest. For example, जो कोयल बर्ड होती है, जो कोयल होती है, कोयल कभी भी एक तो खुद का नेस्ट नहीं बनाती है. तो कोयल जब भी अपने एग्स ले करती है, इट ऑलवेज लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ द क्रो. ठीक है. तो अब क्या होता है कि क्रो के जो एग्स होते हैं एंड जो कोयल के एग्स होते हैं, दे आर वेरी मच सिमिलर. ठीक है. मतलब इट एक्चुअली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. अगर कोई उसको देखे तो यू कैन नॉट एक्चुअली डिफरेंशिएट कि विच वन आर द कोयल एग्स एंड विच वन आर द क्रोज एग्स. ठीक है. सो अब क्या होता है कि कोयल के एग्स को, फिर जो क्रो होता है वो कोयल के एग्स को अपने खुद के एग्स समझ के द क्रो एक्चुअली स्टार्ट्स इंक्यूबेटिंग द कोयल्स एग्स. ठीक है. फिर क्या होता है, जैसे ही एग्स हैच करते हैं, तो कोयल के एग्स जैसे ही हैच करते हैं, जितने में मतलब कि क्रो के एग्स दे एक्चुअली जो क्रो के यंग वंस है दे एक्चुअली गेट टू अंडरस्टैंड. इतने में द कोयल्स यंग वंस दे एक्चुअली किक आउट द क्रोज एग्स, और या जो उनके जो यंग वंस हैच करते हैं उनको दे जस्ट समहाउ ट्राई टू किल, या फिर सिंपली दे रिमूव, दे किक आउट द एग्स ऑफ द क्रो फ्रॉम इट्स ओन नेस्ट. ठीक है. So this is a brood parasitism which is exclusively shown by कोयल bird, which is मतलब कि this कोयल actually lays its eggs in the nest of the crow. ठीक है. तो यहाँ पे parasitism complete होता है. Next time में we'll do the commensalism, commensalism and एक और बच रहा है competition. We'll do that. So तब तक you can write it down.
मैम हो गया। Okay, you can go then.